जो कि जेड डायरेक्शन में चल रही है। इसको हम जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करा रहे हैं, तो इसलिए जो प्रोपोगेशन वेक्टर है के, वो हो गया के जेड। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में है एज ई एक्स, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में है एज बी वाई। सपोज ये वेव एक ऐसे मीडियम में चल रही है जिसकी परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू है और परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो परमिएबिलिटी म्यू और परमिटिविटी एप्सिलॉन के कारण ये मीडियम इस प्रोपोगेटिंग वेव पर एक प्रतिरोध या एक रेजिस्टेंस लगाएगा, जिसको हम दिखा सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसके प्रोपोगेशन का विरोध कर रहा है। तो इस प्रतिरोध के कारण ही आप देख रहे हैं कि ये जो वेव है ये अपने एम्पलीट्यूड में घटती जा रही है और फाइनली ये एक दूरी चलकर डेड हो रही है या समाप्त हो रही है। सो प्रतिरोध जो होता है वो हर मीडियम वेव पर लगाता है, और इस प्रतिरोध को ही हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं, जो कि एक मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर किसी अन्य मीडियम में हम चले जाएंगे तो इस प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि नए मीडियम के लिए परमिटिविटी और परमिएबिलिटी डिफरेंट होंगी। तो प्रतिरोध बढ़ेगा अगर, तो वेव जल्दी डेड होगी। प्रतिरोध अगर कम होगा तो वेव देर से डेड होगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये अपने एम्पलीट्यूड में भी और अपने फेज में भी कंटिन्यूअसली जेड डिस्टेंस के बढ़ने के साथ डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड शुरू में है, मान लीजिए वो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट। तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इसका शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है ई नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है ये डिस्टेंस जेड के बढ़ने से घटता चला जा रहा है, क्योंकि इस वेव पर एक प्रतिरोध मीडियम लगा रहा है। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि जेड दूरी चलने पर वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या वैल्यू लेगा, तो वो दी जाएगी ई एक्स इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो इसलिए एक्स लगाया है, इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस गामा जेड। तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ई घट रहा है। ये ई नॉट वो है जो शुरू में है, यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा, बट ये जैसे जैसे जेड बढ़ेगा राइट वैसे वैसे ई जो है आपका घट रहा है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। और एक निश्चित वैल्यू पर ये ई जो है हमारा
जीरो हो जाएगा जब वेव डेड हो जाएगी, जैसे यहां पर आकर वेव जो है डेड हो रही है। तो इसीलिए ये एक्सपोनेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा एक्सपोनेंशियली घट रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो एक्सपोनेंशियली जेड के साथ घट रहा है, करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस के कारण जो मीडियम इस वेव पर लगा रहा है। ये जो गामा है इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये गामा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, अल्फा रियल पार्ट और बीटा कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो अल्फा जो होता है रियल पार्ट उसको कहते हैं एटेन्युएशन कांस्टेंट, जो कि एम्पलीट्यूड के घटने की बात कहता है। जो ये एम्पलीट्यूड घट रहा है वेव का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा, और इसे कहते हैं एटेन्युएशन कांस्टेंट। बीटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है गामा का, इसको कहते हैं फेज कांस्टेंट, क्योंकि ये फेज के घटने की बात कह रहा है। फेज आप समझते हैं, फेज एंगल होता है, जैसे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसमें जो ओमेगा टी है उसे फेज कह रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, घटता चला जा रहा है जेड के साथ, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो बेटा फेज भी घटता चला जा रहा है, क्योंकि ये फाइनली डेड हो रही है वेव। तो फेज भी घट रहा है और एम्पलीट्यूड भी घट रहा है। एम्पलीट्यूड को घटने को तो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा, ठीक, जिसे हम कहते हैं एटेन्युएशन कांस्टेंट, और फेज के घटने को रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा, जिसे हम कहते हैं फेज कांस्टेंट। और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये गामा बनेगा, जिसे कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो गामा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चलती हुई वेव का एम्पलीट्यूड भी घट रहा है और फेज भी घट रहा है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए ये गामा एक कांस्टेंट है जो इस इक्वेशन में आ रहा है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक रोटेशनल वेक्टर है। ये सीधा वाला वेक्टर तो नहीं है ना, ये तो ऐसे घूम रहा है ना, देखो इस तरह से घूम रहा है। तो आप देख रहे हो ये रोटेशनल वेक्टर है। नाउ मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो आपको बताया था कि जो वेक्टर रोटेशनल होते हैं उन्हें सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं, और सोलेनोइडल वेक्टर का हमेशा कर्ल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो मैंने वो आपको पंखे का एग्जाम्पल दिया था कि जब पंखे के ब्लेड्स चलते हैं तो वो रोटेशनल वेक्टर हो जाता है वेलोसिटी, तो उस केस में वेलोसिटी का कर्ल जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा वाला नहीं है, जैसे गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सीधा लगता है, तो यहाँ सीधा थोड़ी ना लग रहा है, ये देखो ऐसे लग रहा है, जैसे मैं कर्सर चला रहा हूँ, तो ये रोटेशनल है, तो इसका कर्ल एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल होगा वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव होगा जेड के साथ, जो हमने यहां लिखा है कर्ल EX इज इक्वल टू डेल EX बाई डेल जेड। ठीक है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेशनल वेक्टर है, सोलेनोइडल वेक्टर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव होगा विद जेड। तो ठीक है, हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये जेड के साथ डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो हमने कर्ल की जगह लिखा डेल क्रॉस EX। आप जानते हो कर्ल तो क्रॉस वाला होता है, डेल क्रॉस EX इज इक्वल टू डेल बाई डेल जेड। EX की जगह हम यहां से ये ले आए E नॉट e की पावर माइनस गामा जेड। ठीक है, आप इसे जरा डिफरेंशिएट करो फर्दर। तो बेटा जेड से डिफरेंशिएट करना है, E नॉट कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, यहां नीचे की तरफ देखो, सबसे नीचे E नॉट कॉन्स्टेंट हो गया तो बाहर आ गया। E की पावर माइनस गामा जेड, E की पावर माइनस एक्स, E की पावर माइनस एक्स एज इट इज, बट चेन रूल लगाओगे तो माइनस गामा मिलेगा तुम्हें, जेड तो 1 हो गया। तो एक्चुअल में ये डेरिवेटिव क्या बनेगा? माइनस गामा E नॉट E की पावर माइनस गामा जेड। अब E नॉट E की पावर माइनस गामा जेड को आप EX ले सकते हो। ठीक है, तो आपका ये जो डेरिवेटिव है ये माइनस गामा EX के रूप में आ गया। राइट हैंड साइड में करके देख लेना डिफरेंशिएट, ये अपनी कॉपी में कर लो। ठीक है, E नॉट को कांस्टेंट लिया
तो बाहर आ गया। फिर जेड से किया तो जेड से ई की पावर माइनस गामा जेड का ई की पावर माइनस गामा जेड ही रहेगा, और चेन रूल से गामा जेड का गामा रहेगा माइनस गामा नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस गामा ई नॉट ई की पावर माइनस गामा जेड ई नॉट ई की पावर माइनस गामा जेड को आप ई एक्स लिख लीजिए इक्वेशन 1 से, तो ये बन गया माइनस गामा ई एक्स डेल क्रॉस ई एक्स। अब मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से ये कितना है भाई, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी है, ये है माइनस डेल बी वाई बाई डेल टी। ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ना, फैराडे लॉ से। ये डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की, अगर आपको याद आ रही हो। ठीक है, सो कर्ल ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल बी वाई बाई डेल टी। तो बेटा हमने एलएचएस में कर्ल ई एक्स को माइनस डेल बी वाई बाई डेल टी रखा, इज इक्वल टू माइनस गामा ई एक्स। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, बी वाई को एच में चेंज कर लो। ठीक है, राइट। सो बी को जब हमने एच में चेंज किया तो म्यू एच वाई आ गया नीचे वाले स्टेप में, देखो ये देखो, राइट, ये लिखो आप। सो ये बना माइनस माइनस, तो चाहे ना भी लिखो, ये तो कट ही जाएगा। तो डेल बाई डेल टी म्यू एच वाई इक्वल टू गामा ई एक्स। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है जे ओमेगा म्यू एच वाई, यहां पे हमें थोड़ा समझना है ये कैसे आ रहा है जे ओमेगा म्यू एच वाई। देखो गामा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये आप ऊपर बता चुके हैं बात। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, सीधी सी बात है। जब राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए मैंने जे लगा दिया है। ये जे वैसे ही है जैसे आई, आयोटा मैथ्स में, इसे मैं आई ना लेके अभी फिलहाल जे ले रहा हूं। ठीक है, और ये ओमेगा कैसे आया, आप देखो 1/t आ रहा है। ये डेल बाई डेल टी का क्या मतलब है, 1/t। बेटा टाइम का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्योंकि ये रोटेशनल वेक्टर है, घूम रहा है, तो मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, तो इसलिए ये ओमेगा आ गया। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आ गई बात समझ में कैसे चेंज हुआ है ये। 1/t जो है उसका उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, तो क्योंकि ये वेक्टर हमारा रोटेशनल है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया। तो ये बना जे ओमेगा म्यू एच वाई इक्वल टू गामा ई एक्स। अब ई एक्स अपॉन एच वाई का रेशो ले लो। ठीक है, तो ई एक्स अपॉन एच वाई का जब तुमने रेशो लिया, ये बना जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा। ठीक है, गामा क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब ये जो गामा होता है ये बेटा कंडक्टिंग मीडियम के डेरिवेशन से आ रहा है। कंडक्टिंग मीडियम का डेरिवेशन, उससे आप ये याद रखो फिलहाल डायरेक्टली कि ये गामा जो है जे ओमेगा म्यू, म्यू है मीडियम की परमिएबिलिटी, ओमेगा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिग्मा है मीडियम की कंडक्टिविटी। ये ओमेगा वही हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, और एप्सिलॉन हो गया मीडियम की परमिटिविटी। राइट, इसे थोड़ा याद रखिएगा, ये एक डेरिवेशन है उसके थ्रू आ रहा है, बट फिलहाल आप इसको डायरेक्ट लगाइएगा इस डेरिवेशन में। तो गामा हो गया जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो यहां पे हमने ये जो ई एक्स अपॉन एच वाई जो है जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा आ रहा है, तो गामा की वैल्यू इधर आ जाओ राइट हैंड साइड में, मैंने सब्स्टिट्यूट करी है नीचे, ये आ गया ना जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा, तो ये आ गया जेड इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन एच वाई इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा की वैल्यू लगाई जे ओमेगा म्यू ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ब्रैकेट क्लोज। ये अंडर रूट में आएगा ओमेगा, ठीक है, इसे अंडर रूट कर लो, तो ये पूरा डिनोमिनेटर में अंडर रूट होगा। ये अंडर रूट नहीं है, बगैर अंडर रूट के दिखाया है, ये अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो आप एक बात देखो, ऊपर वाला न्यूमिनेटर बगैर रूट के है, नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है, तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, सो ये होगा अंडर रूट जे ओमेगा म्यू
और नीचे भी सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन आपके अंडर रूट में आएंगे। अब अगर कंडक्टर गुड है तो गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा की वैल्यू जे ओमेगा एप्सिलॉन की तुलना में काफी ज्यादा होगी, तो हम जे ओमेगा एप्सिलॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं और खाली सिग्मा लिखते हैं। तो ये बना अंडर रूट जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। क्लियर हो रही है बात? ये जो गामा है ये अंडर रूट में है, तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये बगैर रूट का इससे कैंसिल हुआ, ये ऊपर रूट में आ गया, ये रूट में है ही। सिग्मा को ले लो खाली, जे ओमेगा एप्सिलॉन को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि सिग्मा कंडक्टिंग मीडियम का केस है, जे ओमेगा एप्सिलॉन की तुलना में काफी बड़ा होगा, तो आप इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दो। राइट? अब ये जो रूट जे है, ये रूट जे, ये बेटा मैथ से बनेगा e की पावर जे पाई बाई 4। और यूलर फॉर्मूला लगाओ, एक मैथ्स में यूलर फॉर्मूला होता है जी, जो रूट आई होता है, आयोटा रूट आई, वो होता है e की पावर आई पाई बाई 4। तो रूट जे ले रहा हूं मैं यहाँ आई की जगह, राइट? तो रूट जे हो गया e की पावर जे पाई बाई 4। अब e की पावर जे पाई बाई 4 को यूलर फॉर्मूले से खोलो तो क्या बनेगा, कॉस पाई बाई 4 प्लस जे साइन पाई बाई 4। यही तो होता है e की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसी तरह से मैं खोल रहा हूं, e की पावर जे पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 प्लस जे साइन पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1 बाई रूट 2, और साइन पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2। तो ये बनेगा 1 बाई रूट 2 प्लस जे बाई रूट 2, ये आपका रूट जे जो आ रहा है। ठीक, अब क्योंकि इंपीडेंस इमेजिनरी नहीं हो सकता, इंपीडेंस केवल रियल होगा, तो इमेजिनरी टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आपको केवल 1 बाई रूट 2 मिल रहा है। रूट जे का मान है 1 बाई रूट 2, तो बेटा ये नीचे आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 बाई रूट 2 इस तरह आया है। तो ये थोड़े से स्टेप अपनी कॉपी में अपने आप कर लेना। तो ये बना अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन 2 सिग्मा, ये होता है करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस गुड कंडक्टर के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है गुड कंडक्टर के केस में। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, बहुत हाई है, और होती भी हाई है, आप जानते हो ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई, तो जेड विल बी वेरी हाई फॉर ए कंडक्टिंग मीडियम। तो अगर ईएम वेव किसी कंडक्टिंग मीडियम में चल रही है तो उस पर लगने वाला प्रतिरोध या करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बहुत हाई होगा, जिसके कारण वेव जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस ही चल के डेड हो जाएगी। वो हवा की तरह नहीं चलती वायर में भी ईएम वेव होती है, लेकिन जैसे हवा में चल रही है ना, बहुत दूरी तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि हवा के केस में जो इंपीडेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूले पे, अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन। देखो ये फॉर्मूला भी यहीं से आया है। इसी फॉर्मूले में अगर तुम पुअर कंडक्टर्स की बात कर रहे हो जो कि गुड नहीं है, तो बेटा सिग्मा फिर जे ओमेगा एप्सिलॉन की तुलना में काफी कम हो जाएगा, तो सिग्मा को नेग्लेक्ट कर दो। तो ये बनेगा जे अंडर रूट, जे से जे कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन आ गया। इसे भी कर लो अपनी कॉपी में, समझ में आ रही है बात? ये तो गुड कंडक्टर के लिए आ गया। अगर तुम पुअर कंडक्टर के लिए लेते हो तो आपका सिग्मा नेग्लेक्ट हो जाएगा जे ओमेगा एप्सिलॉन के कंपैरिजन में। तो ये बना जे ओमेगा म्यू अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, जे ओमेगा से जे ओमेगा कट गया, तो ये बना रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन। फ्री स्पेस के लिए म्यू को म्यू नॉट कर दो और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो मैंने उस दिन बताया था आपको, ये 377 ओम्स आता है, एयर के लिए होता है, राइट? तो अगर कोई मीडियम है जो कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, राइट, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम, राइट? सो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए जो जेड होता है हमारा वो रूट म्यू बाई एप्सिलॉन होता है, यानी कि ओमेगा पे निर्भर नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हमारी जो ईएम वेव होती है वो एयर में
या किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम में काफी दूर तक चली जाती है। लेकिन अगर वो वायर में जनरेट हो रही है तो वायर में जो प्रतिरोध लग रहा है वायर का वेव पर, वो काफी हाई लगेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ये देखो यहाँ फॉर्मूले में, क्योंकि वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है तो इसलिए जेड बहुत हाई होगा, और जेड जितना हाई होगा वेव उतनी जल्दी डेड होगी। ये है बात। क्लियर हो गया इंपीडेंस है क्या? तो इस तरह के 3 फॉर्मूले बनाए हैं। गुड कंडक्टर के लिए तो हो गया ये जेड इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन 2 सिग्मा। पुअर कंडक्टर के लिए हो गया जेड इक्वल टू, पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टिंग मीडियम का हो, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में ये सिग्मा जो है इससे छोटा माना जाएगा। ये हो गया अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन, और फ्री स्पेस के लिए हो गया अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। इसका मैंने कोई अलग से नोट्स नहीं बनाया था, तो इसी फिगर में ही नोट्स इसका बना लो, क्योंकि ये कभी आता नहीं है, बट फिर भी इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बार बार लगता है।